जी बच्चों, ज़रा कंफर्म करें आपको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है। चलें। चलें बेटा। आई कैप की बुक का चैप्टर नंबर 4, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने रजिस्टर वगैरह अपना सेपरेट अरेंज कर लिया है। आई एज्यूम कि आपने कर लिया होगा। चलें, ओके, वेरी गुड। अच्छा बेटा, चलें चैप्टर नंबर 4 बेटा हमने पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। ये ना, हमने कल पढ़ा था कि भाई, हमने कल पढ़ा था कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो ये हमारा सॉरी पेपर है टैक्स प्रैक्टिसेस का, इसमें एक ग्रेड है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये सबसे लेंथी आपका पोर्शन है सिलेबस का। चैप्टर नंबर 4 से 16 तक ये रेंज करेगा। चैप्टर नंबर 4 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बुनियादी हैं, और इनको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो इसके बाद वाले चैप्टर्स में जो कॉम्प्लेक्स या मुश्किल कॉन्सेप्ट आएंगे उनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, आप ये समझ लें कि ये आपकी जो है वो बुनियाद जो है ना इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बेस पे वो बनेंगी। ठीक है, जितनी अच्छे आपके ग्रिप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे होगी, उतना ही अच्छा आप अपने इस इनकम टैक्स के पोर्शन को समझ सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है भाई, तो इसके लिए आपने ज़रा बड़ा फोकस करके लेक्चर सुनना है। आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो टैक्स का पेपर पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। चले भाई। देखो बेटा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके अंदर एक शुरू में, बिल्कुल स्टार्ट में एक बेसिक बात की गई है, बड़ी फंडामेंटल सी बात की गई है, और वो ये आपकी स्क्रीन के सामने मैंने जो है ना वो लिख दी है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन नंबर 4 है, वहाँ उस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी है। इसको ज़रा गौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आप कह लें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल स्टेटमेंट है किसकी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की। ठीक है भाई, फंडामेंटल स्टेटमेंट। ठीक है, सेक्शन 4, सेक्शन सेक्शन 4 क्या कहता है जी? सेक्शन 4 इस फंडामेंटल स्टेटमेंट में बड़ी बेसिक सी बात है
कहता है कि भाई ये जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जो कि किसी की इनकम के ऊपर लगता है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स शैल बी imposed for each tax year, for each tax year। ठीक है। दूसरा वर्ड मैंने वर्ड हाईलाइट किया है, टैक्स ईयर, ऑन एवरी पर्सन। ठीक है। हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। ठीक है भाई। ये जरा सिंपल सा एक सेंटेंस है, सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। उसने कहा कि भाई इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। इसका मतलब ये है, सिंपल अल्फाज में अगर हम इसको अंग्रेजी का तर्जुमा सिर्फ करें तो इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स हर साल हर पर्सन के ऊपर उसकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगेगा, और टैक्स रेट्स को हम यूज करके इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इसका ये मतलब है। लेकिन बेटा अंग्रेजी का तर्जुमा करना यहाँ हमारा पर्पज नहीं है बेसिकली। यहाँ हमने समझना है कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर कोई बात कर रहा है तो असल में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। अंग्रेजी तो एक लैंग्वेज यूज की गई है ना, उसमें वो असल में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस कानून की रूलिंग क्या है, उसका मकसद क्या है, क्या वो बताना चाह रहा है अपनी हर सेक्शन के अंदर या इस तरह के स्टेटमेंट्स के अंदर। तो चले इसको थोड़ा सा, ये जो मैंने अल्फाज हाईलाइट किए हैं रेड में इस स्टेटमेंट के अंदर, उनको वन बाय वन हम जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको डिस्कस करने की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि भाई ये पर्सन किसको कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई पर्सन किसको कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई ये आपका टैक्स ईयर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि टैक्स रेट क्या होता है। ठीक है भाई, टैक्स रेट क्या होता है। फिर उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे 4th नंबर पे कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी अरेंजमेंट कर रहे होंगे। क्लियर है भाई? ठीक है। चलें, प्लान के मुताबिक सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई ये आपका जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन, इस स्टेटमेंट में पर्सन किसको कहा गया है। ठीक है। चले मैं यहाँ लिखने लगा हूँ कि भाई पर्सन का क्या मतलब है। कोई आपसे पूछे तो पर्सन का क्या मतलब है, आप क्या कहेंगे? चलें बेटा, कोई बता सकते हैं? कोई हमारे से पूछे तो हम कहेंगे भाई पर्सन का क्या मतलब है। मैं आपसे पूछता हूँ अच्छा भाई पर्सन का क्या मतलब है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? एनी लिविंग ह्यूमन बीइंग, एनी मैन और पर्सन। किसी ने कहा कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा बेटा देखें, ये तो वो चीजें हैं। सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन बेटा क्या मतलब सिंगल पर्सन? सिंगल पर्सन क्या होता है? जो मैरिड नहीं होता उसको सिंगल पर्सन कहते हैं हम। जो मैरिड हो जाए उसको फिर हम डबल पर्सन कहते हैं। ऑल कंपनी एंड सिंगल पर्सन, ओके। ठीक है। चलें अब आप ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना पर्सन के बारे में, ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमेन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल पर्सन,
ऑल कंपनी, ठीक है। ये आप बात कर रहे हैं एक लेमैन की लिहाज से, ठीक है। क्योंकि हमने अंग्रेजी में स्कूल के लेवल से लेके अब तक यही पढ़ा है कि भाई ये जो पर्सन होता है ना, ये इंसान होते हैं, ठीक है। ये इंसान होते हैं। लेकिन बेटा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब इस तरह के कोई अल्फाज यूज करता है, तो उनका मतलब भी वो खुद बताता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज करता है, जैसे पर्सन है, टैक्सियर है, इनकम टैक्स है, टैक्सेबल इनकम है, या टैक्स रेट है। तो इस तरह के जब वो वर्ड्स यूज करता है अपने सेक्शंस के अंदर, तो हर लफ्ज को, हर वर्ड को वो एक्सप्लेन भी करता है कि भाई यहाँ अगर उसने पर्सन का वर्ड लिखा है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो उसी को हम समझने लगे हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने ये जो यहाँ पर्सन का वर्ड लिखा है, उससे उसका क्या मतलब है। तो बेटा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक पर्सन का मतलब सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में क्या आ जाता है, मैन, ठीक है। वुमेन आ जाता है, चिल्ड्रन आ जाता है, ठीक है। अब ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। इंसान, ये जो मर्द हजरात और बच्चे जो होते हैं और जो औरतें होती हैं, ये जिंदा भी हो सकती हैं, और आपकी ये क्या हो सकती हैं, डेड भी हो सकती हैं, ठीक है। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई मैंने जो पर्सन का वर्ड यूज किया उसका मेरा ये मतलब है। अच्छा, इसके अलावा वो कहता है कि पर्सन से उसका मतलब है कंपनी, ठीक है। वो कंपनी भाई प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, दोनों हो सकती हैं। पर ये भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है। अब देखें, आज से पहले तक जिसने टैक्स नहीं पढ़ा, वो तो पर्सन का वर्ड सुनेगा तो वो यही कहेगा कि भाई ये ह्यूमन बीइंग है या इंडिविजुअल है, वो यहाँ तक ही सोचेगा, ठीक है। जिसने कोई टैक्स के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की है, या किसी से पहले सुन चुका है, या वो पढ़ चुका है, तो फिर वो कहेगा कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल भी है और कंपनी भी है, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बताता है कि भाई पर्सन के अंदर एक और चीज शामिल है, जिसको हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी कि एओपी, ठीक है। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके एक एग्जांपल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म होती है ना, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। ये कंपनी में नहीं आते, ये एओपी में आ जाते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि भाई ये जो आपकी पर्सन है ना, ये जो आपका पर्सन है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि आजकल फेडरल गवर्नमेंट किसकी है भाई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कौन है, कौन है भाई आजकल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा बेटा, फेडरल गवर्नमेंट भी पर्सन की डेफिनेशन में आता है। फेडरल गवर्नमेंट से मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इनकी जो फेडरल कैबिनेट है, ये जो सारे फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं मैंने लिखा, यहाँ मैंने पंजाब गवर्नमेंट नहीं लिखा, यहाँ मैंने सिंध गवर्नमेंट नहीं लिखा, यहाँ मैंने खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट नहीं लिखा। ये सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है जो पर्सन
की डेफिनेशन में कंसीडर की जाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पर्सन की डेफिनेशन में हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है भाई। तो बेटा आज के बाद जब भी जब भी टैक्स के पेपर के हवाले से आप बात करेंगे पर्सन की, तो आप कहेंगे कि भाई पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है भाई। तो ये पर्सन का मतलब है। अच्छा बेटा, एक बात आपने जहन में रखनी है। एक बात बेटा आपने जहन में रखनी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक कानून है। ठीक है, लॉ है, लॉ। ये जो भी एक बच्चे ने पूछा है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट पर्सन कैसे हो गया, तो ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। बेटा एक बात आपने ध्यान में रखनी है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक कानून है। ठीक है, कानून में अगर कोई बात कह दी जाए कि भाई ये इस तरह से है, तो आपकी समझ में अगर ना भी आ रहा हो तो वो उस तरह से ही आप समझेंगे जैसे कानून कह रहा है, क्योंकि कानून है वो, गवर्नमेंट ने लागू किया है। ठीक है, पार्लियामेंट में बहस हुई है, तो वो अब पाकिस्तान में लागू हो चुका है। तो अगर यहाँ फेडरल गवर्नमेंट लिखा है कि ये पर्सन हम इसको कहेंगे, तो बेटा हम इसको पर्सन कहेंगे। ठीक है, एक बात। अब फेडरल गवर्नमेंट टैक्स देगी या नहीं देगी, ये अगली बहस है, ये हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये इंडिविजुअल ने टैक्स देना है या नहीं देना, ये अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कंपनी ने टैक्स देना है या नहीं देना, ये हम अगले कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे। एओपी ने टैक्स कितना देना है या नहीं देना, ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आप ये समझें कि पर्सन का वर्ड जब भी टैक्स के अंदर यूज किया जाएगा, उसका मतलब होगा ये चार तरह के पर्सन्स। क्लियर है जी ये बात? ठीक है बेटा। जी बिल्कुल, कानून के मुताबिक हम कहेंगे कि भाई ये पर्सन है। ठीक है, हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमने तो आज तक कभी हम जो है वो इतने साल स्कूल में भी हमने पढ़ा, अंग्रेजी भी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी, उर्दू भी पढ़ी, हमने तो भाई पर्सन का मतलब कभी भी गवर्नमेंट को नहीं लिया। तो वो बेटा वो पास था, अभी हम लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लैंग्वेज का पेपर नहीं है ये टैक्स का पेपर है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो कानून है, वो कहता है कि भाई पर्सन का मतलब फेडरल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, जैसे ही हम ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से बाहर निकल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो फिर हम कभी भी नहीं कहेंगे पर्सन का मतलब फेडरल गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन जब हम टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कानून की बात करेंगे, फिर हम कहेंगे कि भाई पर्सन का मतलब है ये सब लोग। जी क्लियर है? अच्छा बेटा, लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है,
आज के बाद पर्सन का मतलब तो ये चारों हैं, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो भाई आपका ये जो पर्सन है ना, ये आम तौर पे हम इन तीन की बात कर रहे होंगे कि भाई पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल, पर्सन का मतलब है कंपनी, और पर्सन का मतलब है एओपी। ठीक है, पर्सन का मतलब है एओपी। चले, मैं आपके अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है इसको मैं उठा के दूसरे नंबर पे करना चाहता हूँ, और ये जो कंपनी है इसको मैं तीसरे नंबर पे करना चाहता हूँ, तो किसी को कोई मसला तो नहीं है? क्यों भाई, अरेंजमेंट तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो ये है आपकी पर्सन की डेफिनेशन। अच्छा, अब फेडरल गवर्नमेंट को तो भाई हमने साइड पे कर दिया, कानून में लिखा हुआ फेडरल गवर्नमेंट पर्सन है, लेकिन इसकी हमारे पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन नहीं है। हम इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि अच्छा भी फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स देना है नहीं देना, कब देना है, कैसे देना है, ये हमारे हेडेक नहीं होगी टैक्स के पेपर के हवाले से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली बात है, अगला पर्सन है कंपनी। कंपनी, ठीक है बेटा, कंपनी। कंपनी जो है ना, इसकी टैक्सेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन कब पढ़ते हैं? आपके फाइनल लेवल में, सीफैप लेवल। सीफैप लेवल की ये स्टडी है। तो टेक्निकली देखें तो कंपनी की टैक्सेशन भी हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दी है। कंपनी की टैक्सेशन भी हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दी है। ये हम पढ़ेंगे सीफैप लेवल पे, फाइनल लेवल पे। यहाँ कैफ लेवल पे, कैफ लेवल पे ओनली डेफिनेशन, कंपनी की सिर्फ डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कैफ लेवल पे, बाकी डिटेल सीफैप लेवल के लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि कैफ के लेवल पे हमने कंपनी की सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। क्या होती है कंपनी की डेफिनेशन, अलग से भी आएगी अभी, ठीक है, अगले किसी लेक्चर में। तो अभी हमने कंपनी को लेके सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई, डेफिनेशन पढ़नी है। लेकिन कंपनी पर्सन जरूर है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाकी बचता है हमारे पास इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन बेटा, ये वो पर्सन हैं, ये वो पर्सन हैं जिनकी टैक्सेशन कैफ लेवल पे हमने पढ़नी है। ठीक है भाई, इसकी टैक्सेशन हमने कैफ लेवल पे पढ़नी है। ठीक है, क्यों जी, बात समझ आई है? ये हमने पढ़नी है बेटा, दो। ठीक है। अच्छा, अभी तुमने बात बात कर ली पर्सन क्या होता है। ठीक है, पर्सन क्या होता है, इसमें हमने कैफ लेवल पे ना इंडिविजुअल और एओपी की कंप्लीट टैक्सेशन पढ़ लेनी है। कंपनी फिर हम पढ़ेंगे फाइनल में जाके। अच्छा जी, अब ये तो हमने बात कर ली कि भाई पर्सन क्या होता है, कर ली ना हमने ये बात कि भाई पर्सन क्या होता है। अब हमने बात करनी है कि टैक्स ईयर क्या होता है। अब हमने बात करनी है कि क्या होता है भाई, टैक्स ईयर क्या होता है। बेटा 5 मिनट की ब्रेक कर लें, असर की नमाज पढ़ लें, असर की नमाज पढ़ लें हम, 5-7 मिनट की, क्योंकि फिर वो टाइम निकल जाएगा। चलें, क्लास चल रही है, असर की नमाज हम पढ़ लें ज़रा। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ।
चले फिर रिज्यूम करते हैं जी नमाज के बाद इंशाल्लाह।
जी बेटा, क्लास स्टार्ट करें। चलें जी। लें जी, ये तो था जी पहला हमारा पॉइंट कि पर्सन का क्या मतलब है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। अगला जो हमारा एजेंडा है वो है कि भाई टैक्स ईयर किसको कहते हैं? टैक्स ईयर किसको कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो टैक्स ईयर है, इसके बारे में जरा आपने गौर से बातें कुछ सुननी है मेरी। देखें बेटा, एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर शुरू कहाँ से होता है, खत्म कब होता है? जनवरी से लेकर दिसंबर। ऐसा ही है ना? कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2023 है तो हम कहेंगे कि भाई ये कैलेंडर ईयर 2023 है, ठीक है। अगर ये 2024 है तो हम कहेंगे कि भाई ये 2024 है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर। जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही? बच्चों ज़रा कंफर्म करें, आपको आवाज़ नहीं आ रही और स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? अच्छा जी। चल, ओके। अच्छा जी, कैलेंडर ईयर, लेकिन बेटा टैक्स में हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते। टैक्स में हम कैलेंडर ईयर की बात नहीं करते। ठीक है, हम किसकी बात करते हैं भाई? हम बात करते हैं टैक्स ईयर की। ठीक है। तो ये कैलेंडर ईयर की बात करने का पर्पज यही था कि ताकि आप इसको कंफ्यूज ना करें। हम बात करेंगे किसकी? टैक्स ईयर की। ठीक है। अब ये टैक्स ईयर क्या होता है? जिस तरह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने हमें पर्सन के बारे में बताया है ना, इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने हमें टैक्स ईयर के बारे में भी बताया है कि भाई टैक्स ईयर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, टैक्स ईयर क्या होता है? टैक्स ईयर की बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक तीन किस्में हैं, थ्री टाइप्स हैं। ठीक है। पहले को हम कहते हैं कि भाई ये है नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है। दूसरे को हम क्या कहते हैं? पहला नॉर्मल है तो फिर दूसरा क्या होगा? पागल टैक्स ईयर है। पागल टैक्स ईयर नहीं, पागल टैक्स ईयर नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे स्पेशल। ठीक है, स्पेशल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, और तीसरी एक और किस्म होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ठीक है भाई। नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर।
ठीक है बेटा। ये तीन तरह के टैक्स ईयर्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें बताता है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों तरह के टैक्स ईयर्स के बारे में हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, कि भाई इनका क्या मतलब है, टाइम पीरियड क्या होता है, इसका नाम कैसे रखते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई नॉर्मल टैक्स ईयर की। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर की। ले भाई, नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। ठीक है, स्पेशल और ट्रांजिशन को थोड़ा सा मैं नीचे लेके जा रहा हूँ ताकि हम यहाँ हमारे पास स्पेस बच जाए और हम नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर लें। नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर क्या चीज़ है? ऐसा टैक्स ईयर, अच्छा आप लोगों में से किसी को पता है कि गवर्नमेंट का साल कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का साल कब शुरू होता है और कब खत्म होता है? किसी को कुछ पता है? जुलाई में, बिल्कुल ठीक है। जुलाई से लेके, जुलाई से लेके जून तक। जुलाई टू जून, जुलाई टू जून, जुलाई टू जून। फॉर एग्जांपल अभी जो टैक्स ईयर चल, अभी जो ईयर चल रहा है गवर्नमेंट का, वो जुलाई 2023 से शुरू हुआ है और खत्म कब होगा? जुलाई 2024 पे, जून 2024 पे। ऐसा ही है ना? क्यों जी, ऐसा ही है ना? अच्छा, अगर मैं मजीद स्पेसिफिकली बात करूं तो बेटा ये जो साल है ये यकम जुलाई से शुरू हुआ है और ये ख़त्म कब होगा? 30 जून पे ख़त्म होगा। ठीक है भाई, यकम जुलाई से शुरू हुआ है और ख़त्म कब होगा? 30 जून पे। अब देखें, पाकिस्तान में बेशक फेडरल गवर्नमेंट है या चार सूबों की हुकूमतें हैं, उनका साल यकम जुलाई से शुरू होके 23 जून पे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी जो अगला साल शुरू होगा वो कब शुरू होगा भाई? अगला साल शुरू जो होगा यकम जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 जून 2025 पे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कह लें अभी ये करंट ईयर है। ठीक है, करंट गवर्नमेंट ईयर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट गवर्नमेंट ईयर। ऐसे ही कहेंगे ना? ऐसे ही कहेंगे ना, करंट गवर्नमेंट ईयर। और इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका नेक्स्ट गवर्नमेंट ईयर है। ठीक है जी। अच्छा बेटा, गवर्नमेंट का साल चूंकि ये होता है यकम जुलाई से 30 जून तक, तो ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, नॉर्मल टैक्स ईयर भी यकम जुलाई से शुरू होता है। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर की क्या निशानी है कि ये स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा भाई? स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट होगा यकम जुलाई से। ठीक है, और एंड कब होगा? 23 जून को। ठीक है, यकम जुलाई से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 23 जून को। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट का ये जो करंट ईयर है इसको भी हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी यकम जुलाई से शुरू होगा, 30 जून पे खत्म हो रहा है। और अगला जो गवर्नमेंट का साल आएगा उसको भी हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी चूंकि हम टैक्स पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टैक्स ईयर, तो हमने अभी पढ़ रहे हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। तो बेटा गवर्नमेंट टैक्स ईयर की बात करनी हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ले जाते हैं साइड पे। इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, हमने बात करनी है नॉर्मल टैक्स ईयर की।
ठीक है, हमने किसकी बात करनी है, नॉर्मल टैक्स ईयर की। ठीक है, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट चीज है वो ये है कि भाई नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है। हमने कहा कि भाई नॉर्मल टैक्स ईयर यकम जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पे खत्म होता है। तो भाई ये देखो, ये वाला साल जो है ये भी यकम जुलाई से शुरू हो रहा है, 30 जून पे खत्म हो रहा है। अगला साल जो है वो भी यकम जुलाई से शुरू हो रहा है और 30 जून पे खत्म हो रहा है। एक तो इसकी ये कंडीशन है। अच्छा, दूसरी कंडीशन है कि इसमें मंथ्स कितने होते हैं, कितने महीने होते हैं। ठीक है, ये जो आपका है ना नॉर्मल टैक्स ईयर, इसमें हमेशा 12 महीने होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ईयर तो जो भी होता है उसमें 12 महीने ही होते हैं, कैलेंडर ईयर में भी 12 महीने होते हैं, तो नॉर्मल ईयर में भी 12 महीने ही होंगे। लेकिन बेटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या टैक्स की जब बात करें तो आप ये देखेंगे कि 12 महीने से कम का भी एक टैक्स ईयर होगा, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ आपको खास तौर पे बताना जरूरी है कि भाई नॉर्मल टैक्स ईयर कितने महीनों का होता है। ठीक है, अगर आप यकम जुलाई से 30 जून तक अगर काउंट करें तो ये 12 महीने ही बनते हैं, इसके भी 12 महीने बनेंगे और इसके भी 12 महीने बनेंगे। अच्छा, अब अगली जो बात है वो ये है कि भाई ये जो नॉर्मल टैक्स ईयर है इसको हम डिनोट कैसे करेंगे। ठीक है, डिनोट करने का मतलब ये है कि भाई इसका नाम कैसे रखेंगे। ठीक है भाई, डिनोट करने का मतलब है कि हम इसका नाम कैसे रखेंगे। तो बेटा हमने इसका नाम रखने के लिए ज़रा गौर से बात सुनिएगा। नॉर्मल टैक्स ईयर का नाम रखने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर का जो एंड डेट है, किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर की जो एंड डेट है, देखें ये जो करंट नॉर्मल टैक्स ईयर है इसकी एंड डेट है 30 जून 2024। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ। ठीक है, 30 जून 2024। अच्छा जी, इसके बाद इसकी स्टार्ट डेट कब है, यकम जुलाई 2023। तो मैं यहाँ लिख दूँ। ठीक है। अच्छा, अब अगर अगली बात करें, हमने ये कहा है कि भाई ये जो आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है उसकी जो एंड डेट है आपने उसकी बात करनी है। ठीक है, एंड डेट आपने देखना है कि एंड डेट जो है ना उसकी एंड डेट किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रही है। ठीक है भाई, कैलेंडर ईयर कौन सा है, 2024। ठीक है, अगर इसकी 30 जून यानी कि लास्ट डेट 2024 में फॉल कर रही है तो हम इसका नाम रखेंगे, डिनोट करेंगे इसको 2024 से। ठीक है भाई, इसको हम 2024 से डिनोट कर देंगे। अच्छा, जैसे नेक्स्ट ईयर में अगली मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगले साल में, तो वो ये है कि भाई आपकी जो स्टार्ट डेट है वो है यकम जुलाई 2024। ठीक है, ये देखें ये वाली, और इसकी एंड डेट क्या है, 30 जून 2025। तो बेटा इसकी चूंकि एंड डेट 30 जून 2025 है तो हमने इसका नाम भी क्या रखना है भाई, जो कि आपकी एंड डेट जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगी वही आपका नाम होगा। ठीक है भाई, एंड डेट जिस कैलेंडर ईयर में फॉल करेगी उसी से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी एंड डेट कहाँ फॉल कर रही है, ठीक है, ऑल्दो कि ये भी 12 महीने का ही है। ठीक है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा, 2025, 2025। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। ठीक है, तो आपके नॉर्मल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट जिस कैलेंडर ईयर में वही उसका नाम है। ठीक है, हम इसको यूं डिनोट करेंगे। तो हमने पढ़ा कि नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट यकम जुलाई से होगा, ऑलवेज, हमेशा। ठीक है बेटा, हमेशा यकम जुलाई से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 30 जून पे। ठीक है, और इसी तरीके से 30 जून पे ख़त्म होते हुए 12 महीने का होगा। और इसको हमने बोलना है जिस कैलेंडर ईयर में इसकी एंड डेट फॉल कर रही है उसी के हिसाब से हमने इसका नाम रख देना। ठीक है बेटा।
क्यों जी, यहाँ तक बात समझ आई है? अच्छा जी, अब हम बात करते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर की तो बात होगी, अगली बात हम करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। चलो भाई, चलो भाई, स्पेशल टैक्स ईयर। बेटा, टैक्स ईयर की टाइप्स पढ़ रहे हैं ना? हर टाइप की अपनी डेफिनेशन है। नॉर्मल टैक्स ईयर की हमने पढ़ ली है, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की पढ़ रहे हैं। ठीक है। टैक्स ईयर की टाइप्स हैं और हर टाइप की अपनी डेफिनेशन है। ठीक है भाई। जो भाई ठीक है। क्या समझ नहीं आई बेटा, बताएं। क्या चीज़ समझ नहीं आई बेटा, बताएं ज़रा। जल्दी से शाबाश बताएं। चलें, आपको अनम्यूट कर दिया है। आप बोल के भी पूछ सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो। अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमसे कोई पूछता है नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है तो हम किस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा, मैं बता तो रहा हूँ कि नॉर्मल टैक्स ईयर हर वो टैक्स ईयर जो 1 जुलाई से शुरू होगा, 30 जून पे खत्म हो जाएगा, वो उसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। 12 महीने का होगा, उसको डिनोट हम करेंगे उसके एंड डेट के कैलेंडर ईयर से। बस यही बताएंगे आप। ठीक है सर, ओके। ठीक है। ओके सर, ओके। चलो, ओके। अरे जी, नेक्स्ट स्पेशल टैक्स ईयर। चले भाई, स्पेशल टैक्स ईयर की बात करते हुए हम जरा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को नीचे ले गए। स्पेशल टैक्स ईयर भाई, नॉर्मल टैक्स ईयर ना नाम से जाहिर है, इसीलिए मैंने आपको गवर्नमेंट का भी हवाला दिया, क्योंकि आम तौर पर नॉर्मल टैक्स ईयर ही चल रहा होता है 12 महीने का, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। लेकिन कई दफा कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको नॉर्मल, सादा, यानी कि नॉर्मल और सादा खाना पसंद नहीं आता समटाइम्स, तो वो खाते हैं स्पेशल, स्पेशल खाना। ठीक है, स्पेशल खाना। ठीक है। उन्हें नॉर्मल घर का खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो तो नॉर्मल चलता रहता है हर किसी के लिए ज़्यादातर, अक्सर औकात। लेकिन कई दफ़ा आपको स्पेशल खाना खाने की जो है वो दिल कर रहा होता है। तो स्पेशल टैक्स ईयर भी कुछ ऐसा ही टैक्स ईयर होता है। आप ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान के लिए जो स्टैंडर्ड टैक्स ईयर है वो नॉर्मल है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपना टैक्स ईयर भी नॉर्मली रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ कंपनीज या फिर कुछ एओपीज, जो कि कहती हैं कि जी नॉर्मल टैक्स ईयर ना हमारा जो है ना हमें समझ नहीं आता, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, तो हमारे लिए सूटेबल ये है कि हम कोई स्पेशल टैक्स ईयर करें। अब जो स्पेशल टैक्स ईयर है ना, वो उसकी ना तो कोई स्पेसिफिक स्टार्ट डेट है, ना ही कोई एंड डेट है। ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। फॉर एग्जांपल, आप ये एक एग्जांपल समझ लें, लेट्स सपोज नेस्ले पाकिस्तान। ठीक है भाई, नेस्ले पाकिस्तान का पाकिस्तान में बिजनेस है, लेकिन नेस्ले का दुनिया में भी बिजनेस है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है। ठीक है। अच्छा, वो लोग कहते हैं, नेस्ले कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया में जो हमारा बिजनेस का साल होता है, जो बिजनेस का साल होता है वो जनवरी से शुरू होता है और खत्म कहाँ हो जाता है? दिसंबर में।
सारी दुनिया में हमारे जहां भी बिजनेस है, वो उसको हम जनवरी से शुरू करते हैं और दिसंबर में जाके हिसाब कर लेते हैं। हम देखते हैं कि भाई पूरे साल में हमारे बिजनेस ने कितनी सेल की, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नुकसान किया, कितने अखराजात आए, एक्सपेंसेस आए, और क्या हमारी इनकम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूंकि नॉर्मल टैक्स ईयर जुलाई से शुरू होता है और जून में ख़त्म होता है, तो हमारे लिए पाकिस्तानी बिजनेस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए ये मसला हो जाता है कि पूरी दुनिया में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हिसाब कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के बिजनेस के लिए हम जुलाई से जून तक का हिसाब कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए आसानी पैदा की जाए, उनकी ये डिमांड होती है। वो कहते हैं कि भाई हमारे लिए ये आसानी पैदा की जाए कि आप हमें हमारा जो टैक्स ईयर है वो नॉर्मल ना रखें, वो स्पेशल टैक्स ईयर कर दें। और स्पेशल टैक्स ईयर भी वो वाला करें जो कि हमारा जनवरी से शुरू हो और दिसंबर में ख़त्म हो जाए। ठीक है, ताकि हमारा पाकिस्तान का बिजनेस और बाकी दुनिया का बिजनेस आपस में हम हिसाब किताब करना, वो सारा हमारे लिए आसानी हो। अब ये जो नेस्ले पाकिस्तान ने वजह बताई है, रीजन बताई है, इसको हम कहते हैं कंपेलिंग नीड। कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत है जो उनको मजबूर कर रही है कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर ना इस्तेमाल करें, बल्कि स्पेशल टैक्स ईयर इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, नेस्ले पाकिस्तान वाले, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एफबीआर को ये रिक्वेस्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा मसला है, हम पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लिए आसानी पैदा की जाए। ठीक है, और हमें ये नॉर्मल टैक्स ईयर से जो है ना, इसको हम नहीं रखना चाहते। हमें ये इजाज़त दी जाए कि हम अपना स्पेशल टैक्स ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक कर लें। तो उन्होंने अपनी मजबूरी भी बता दी। गवर्नमेंट जो है वो एफबीआर का जो कमिश्नर है, कमिश्नर कौन होता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ये एफबीआर का यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक ऑफिसर होता है। उसको ये इन राइटिंग एप्लीकेशन देते हैं। और अगर वो समझता है कि भाई इनकी बात ठीक है, इनकी वाकई जेन्युइन नीड है, कंपेलिंग नीड है, मजबूरी है, तो वो उनको कहता है कि अच्छा भाई आप पाकिस्तान में अपना स्पेशल टैक्स ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक रख लिया करें। ठीक है, ठीक है भाई। तो आप जून से जुलाई से लेकर जून वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट है नॉर्मल टैक्स ईयर की, उससे हम आपको इजाज़त देते हैं और स्पेशल टैक्स ईयर आपको दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल टैक्स ईयर के बारे में भी हमने ये सारी बातें पढ़नी है, समझनी है कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर को हम, कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर कब स्टार्ट हुआ करेगा, कब एंड हुआ करेगा, और उसकी डिनोट कैसे करेंगे और उसमें कितने महीने होंगे। ये सारी बातें हमने अब स्पेशल टैक्स ईयर की करनी। बेटा स्पेशल टैक्स ईयर की पहली कंडीशन स्टार्ट के बारे में है। वो ये कंडीशन है कि नेवर स्टार्ट्स एट यकम जुलाई। ले भाई, ये पूरे साल में किसी भी और तारीख से शुरू हो सकता है। ये यकम जनवरी से शुरू हो सकता है, ये यकम अप्रैल से शुरू हो सकता है, ये यकम सितंबर से भी शुरू हो सकता है, किसी भी और डेट से ये शुरू हो सकता है, लेकिन यकम जन जुलाई से ये शुरू नहीं होगा। ठीक है भाई, नेवर स्टार्ट्स एट यकम जुलाई, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई। अच्छा, और इसकी जो एंड डेट है, भाई अगर ये यकम जुलाई पे कभी भी नहीं शुरू होगा, तो बेटा ये कभी भी 30 जून पे खत्म नहीं होगा। नेवर एंड्स एट 30 जून। ठीक है, ये भी आपने, नेवर स्टार्ट्स एंड नेवर एंड्स। नेवर स्टार्ट्स एंड नेवर एंड्स।
ठीक है जी। लेकिन ये होता 12 महीने का ही है, 12 मंथ्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये कभी भी अगर जुलाई से या जून से नहीं शुरू होगा और ख़त्म नहीं होगा जून पे, तो इसका मतलब किसी भी और डेट पे शुरू हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, चले भाई, इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करें कि अभी ये जो हमने ऊपर एग्जांपल लिखी है, एक एग्जांपल तो ये ले लें कि भाई एक हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि 1 जनवरी 2024 से शुरू हुआ। चलो 25 कर लेते हैं, और 31 दिसंबर 2025 पे खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर की एग्जांपल है। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, चलो इसको ना कुछ मैं इस तरह से कर लेता हूँ, तो आपके आपके लिए समझना आसान। ठीक है भाई, स्टार्ट कब हुआ है ये, यकम जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, और ख़त्म कब हुआ है, 30 दिसंबर 2025। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये स्पेशल टैक्स ईयर है। ठीक है, 12 महीने का है। ये इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल मैं आपको एक और भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि भाई आपका टैक्स ईयर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ। 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ, और ये ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2027। ठीक है, ये हमारा एक साल है। ये भी आपको पता है 12 महीने का है, 12 महीने का हुआ ना। तो बेटा ये भी स्पेशल टैक्स ईयर है। तो हमने ये दो एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं स्पेशल टैक्स ईयर के। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी हैं स्पेशल टैक्स ईयर के। क्यों स्पेशल टैक्स ईयर हैं, ना तो ये यकम जुलाई पे शुरू हो रहे हैं, ना ही यकम जुलाई पे खत्म हो रहे हैं, और इनके महीने भी 12 हैं। ये तीनों कंडीशंस आपकी मीट हो रही होती हैं। अच्छा, डिनोट, अब स्पेशल टैक्स ईयर को कैसे डिनोट करना है, स्पेशल टैक्स ईयर को कैसे डिनोट करना है बेटा, हमने डिनोट करना है कि ये जो आपका एंड डेट है, जरा गौर से आपने मेरी बात समझनी। ठीक है, ये जो आपका एंड डेट है, ठीक है, जो आपकी एंड डेट है, ईयर 2025 है ना। एंड डेट, एंड डेट के बाद, एंड डेट ये क्या है, 30, 30 नहीं, इसको मैंने करना है 31, 31 दिसंबर 2025। ठीक है, 31 दिसंबर 2025, तो ये आपका एंड डेट होगा। ठीक है, ये इसको मैंने करना है 31, बल्कि 31 मार्च होता है, 30 मार्च होता है, 31 मार्च 2027। ठीक है, इसको मैं करूँगा यकम जनवरी 2025, इसको मैं करूँगा यकम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2026। ठीक है भाई, आपने अब क्या करना है,
कि ये जो इसका एंड डेट है, इस पे फोकस करनी है। ठीक है, इस पे फोकस करनी है बेटा। अच्छा, इसका जो एंड डेट है ना, 31 दिसंबर, उसके बाद पहला 30 जून कब है? ठीक है, फर्स्ट 30th जून आफ्टर एंड डेट, वो आपने बताना है। भाई 31 दिसंबर के बाद पहला 30 जून कब आएगा? जल्दी से बताएं। भाई 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर 2025 के बाद पहला 30 जून कब आएगा? 30 जून 2026, 2026। ठीक है, तो इसका टैक्स ईयर का नाम क्या होगा? 2026। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। मुझे बात समझ आई है? 30 जून के बाद एंड डेट के बाद पहला 30 जून। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए 31 मार्च 2027। इस डेट के बाद पहला 30 जून कब आएगा? जल्दी से बताओ भाई, भाई जल्दी से बताओ, पहला 30 जून कब आएगा? जल्दी बताओ बेटा। 30 जून 2027, तो इसका नाम क्या हम रखेंगे? 2027। ठीक है, मुझे बात समझ आई है? ठीक है, इसी तरीके से। अच्छा चलें भाई, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बेटा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में बात सुनने, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के बारे में बात सुनने। ठीक है, ये देखें, मैं सारा टेबल कॉपी कर रहा हूँ और ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में पेस्ट कर रहा हूँ। सारा कुछ, सारा कुछ, सारा कुछ, सारा कुछ आपका क्या है? सारा कुछ क्या है आपका? स्पेशल टैक्स ईयर वाला है, सिवाय ये मंथ के। मंथ का क्या मतलब है भाई? ये 12 महीने का नहीं होगा, लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है, हमेशा बेटा लेस देन 12 मंथ्स का होगा। ठीक है भाई, लेस देन 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, ये स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में बस ये फर्क है कि ये हमेशा लेस देन 12 मंथ्स का अच्छा, अब अगर ये लेस देन 12 मंथ्स का होगा, यकम जुलाई पे, यकम जुलाई पे शुरू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। स्टार्ट और एंड डेट इसकी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई भी हो सकती है, स्टार्ट और एंड डेट एनी, एनी। ठीक है भाई, लो भाई, यहाँ भी डिफरेंस आ गया। ये अब देखें, ये यकम जुलाई पे भी शुरू हो सकता है, ये यकम जनवरी पे भी शुरू हो सकता है, कभी भी शुरू हो सकता है, और एंड भी ये कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन 12 महीने से कम पीरियड होगा। ठीक है बेटा, 12 महीने से कम पीरियड होगा। फर्ज करें कि ये यकम जनवरी 2025 से शुरू हुआ और ये 30 जून 2025 पे खत्म हो गया, तो 12 महीने से कम हुआ ना? क्यों भाई, 12 महीने से कम हुआ ना? अच्छा, इसी तरीके से ये 1 अप्रैल 2026 से लेट्स सपोज स्टार्ट हुआ और ये खत्म हो गया आपका, फर्ज करें मई, 30 मई। नहीं, इसको मैं करता हूँ 31 जुलाई।
ठीक है भाई। 31 जुलाई 2026 पे ये खत्म हो गया। तो बेटा ये बताएं कि अब देखें, इस साल के कितने महीने हैं? 6 मंथ्स। ऐसा ही है ना? क्यों भाई? 6 मंथ्स ही है ना? क्यों भाई, ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ इसकी बात कर लें। ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई, ये कितने महीने हैं जी? 4 मंथ्स। कितने महीने हैं? 4 मंथ्स। ठीक है। तो ये लेस देन 12 मंथ्स होगा। अब अगला ये क्वेश्चन रेज होता है कि भाई इसका हमने नाम क्या रखना है? डिनोट। हाउ टू डिनोट? हाउ टू डिनोट? इसका हमने नाम क्या रखना है? इसका डिनोट करने का तरीका सेम है, स्पेशल टैक्स ईयर का और ट्रांजिशनल। यानी कि इसकी जो एंड डेट होगी उसके बाद पहला 30 जून हमने देखना है। फर्ज करें कि ये तो खत्म ही 30 जून पे हो रहा है ना, ये तो खत्म ही 30 जून पे हो रहा है ना, 2025 पे। ठीक है। तो बेटा इसका हम ना नाम भी 2025 रख देंगे। ठीक है। इसका नाम ही 2025 रख देंगे। ठीक है, चलें। आसानी के लिए मैं आपको एक और बताता हूँ। इसको आप फर्ज करें कि 1 जनवरी पे शुरू होके ये 31 मई पे खत्म हो गया, लेट्स सपोज। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसको आप क्या कहेंगे? 5 मंथ्स का हो गया ये। तो ये आप क्या कहेंगे कि ये 2025 है। ठीक है। क्लोजिंग डेट के बाद आपका पहला 30 जून आपने देखना है। अच्छा, उसके बाद अगली एग्जांपल में देखें। इसकी क्लोजिंग डेट क्या है? ठीक है। एंड डेट क्या है? 31 जुलाई 2026। तो बेटा इसके बाद पहला 30 जून कब आएगा? 30 जून 2027। तो इसका टैक्स ईयर भी क्या हो गया? 2027। ठीक है बेटा, इस तरह से हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को डिनोट करते हैं। तो बेटा ये आपका है टैक्स ईयर्स। ठीक है। टैक्स ईयर से आके टैक्स ईयर हमने पढ़ लिया, पर्सन पढ़ लिया। ठीक है। टैक्स ईयर पढ़ लिया हमने, और ये कहाँ फिर गया है फिर? टैक्स ईयर और पर्सन हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अभी तक कोई बात ना समझ आई हो तो पूछे। जी बेटा, कोई बात ना समझ आई हो तो पूछ लेना। ठीक है भाई। बेटा स्पेशल टैक्स ईयर को उसकी जो क्लोजिंग डेट है ना, ये देखें, ये स्पेशल टैक्स ईयर नहीं, उसकी जो क्लोजिंग डेट है ये वाली, ये इस क्लोजिंग डेट के बाद पहला 30 जून, फर्स्ट 30 जून आफ्टर एंड डेट। ये एंड डेट है, इसके बाद पहला 30 जून कब है? 2026 में, तो इसका नाम 2026 रख दिया। अब ये देखें, 31 मार्च 2027 है, इसके बाद पहला 30 जून कब है? 30 जून 2027, तो इसका नाम हमने 2027 रख दिया। ठीक है जी। क्यों बेटा, बात समझ आई? चले, ओके। कोई और क्वेश्चन बेटा? एनी अदर क्वेश्चन?
डिनोट वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया भाई। बेटा ये हम पढ़ेंगे अभी। अभी और भी मसाइल हैं, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अगर हमने अगर हमने 12 फ्लोर के किसी बिल्डिंग में जाना है, 12वें फ्लोर पे, 12th फ्लोर पे, तो बेटा पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर। तो अभी हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रहे हैं, यानी कि बेसमेंट में अभी कहीं हम फिर रहे हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट 12वें फ्लोर की बातें अभी नहीं बताएंगे। समझ आई? तो इसीलिए कि ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब यूज होगा, ये आप कहीं दूसरे तीसरे फ्लोर पे जाके हम बात करेंगे। अभी बेटा बेसिक, बेसमेंट, सही है। अभी बेसमेंट में फिर रहे हैं भाई, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल। जी बेटा, और भी क्वेश्चन? जी बच्चों, एनी अदर क्वेश्चन? जी जी बेटा, अगर मैनेजमेंट ने आपको अनाउंस किया है या आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और आप खुश हैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन अनाउंस एनीथिंग। स्पेशल टैक्स ईयर की टैक्स ईयर से पहले बेटा हमने वो पर्सन पढ़ा था। हमने कहा कि भाई पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी होता है। इंडिविजुअल में मैन, वेमन, चिल्ड्रन, लिविंग और डेड होता है। और कंपनी में प्राइवेट पब्लिक कंपनी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि पार्टनरशिप फर्म होती है, और फेडरल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। और एक हमने बेसिक स्टेटमेंट पढ़ी थी टैक्स के बारे में, कि हर टैक्स ईयर में हर पर्सन ने टैक्स देना है एप्लीकेबल टैक्स रेट पे। उसमें जो पर्सन और टैक्स ईयर की बात हुई थी, वो हमने फिर डिटेल में डिस्कस कर ली। स्पेशल टैक्स ईयर की एग्जांपल बेटा वो कोई भी टैक्स ईयर हो सकता है जो कि 1 जुलाई पे शुरू ना हो और 30 जून पे ख़त्म ना हो, और वो 12 महीने का हो, कोई भी। चले चलें, ओके जी, फिर कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, बाकी फिर इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। चले, ओके जी, फिर टेक केयर, सी यू।